हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस सामाजिक मानवशास्त्र परिचय के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक लेते हैं और वो ये कि हम सामाजिक आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं। अभी हम लोग सामाजिक मानवशास्त्र पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आदिम समाज क्या हैं, जनजातियाँ क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत हम आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं तो उसका कारण क्या है या कौन सी ऐसी बात है कि हम इनका अध्ययन करते हैं और इसका क्या महत्व हो सकता है। एक तरह से ये भी से सिद्ध हो जाता है। तो कई जो मानवशास्त्री हैं, सामाजिक मानवशास्त्री, इन्होंने इसके बारे में लिखा है और इसके अगर आदिम समाजों के अध्ययन के महत्व के बारे में अगर हम बात करें, इसके लाभ के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि ज्ञान की वृद्धि तो एक बात है ही, दूसरा सिद्धांत निर्माण में भी हमें इससे सहायता मिलती है और दूसरा ये कि हम कई इन लोगों की जो आदिम समाज हैं, आदिम समुदाय हैं, इनकी जो व्यावहारिक समस्याएं हैं, इनका भी हम समाधान कर सकते हैं। तो कई कारण हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं ऐतिहासिक कारण कि किस वजह से आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। इस बारे में मजूमदार और मदान की बात बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई, आप लोगों ने अगर फर्स्ट पेपर में भी मैंने जो वीडियो बनाए हैं, फर्स्ट पेपर जो सोशल थिंकर्स हैं, उसमें आपने समाजशास्त्री चिंतन के आधार और जब हमने देखा था उसमें कि किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ, किन परिस्थितियों में, तो आप अगर पीछे लौटें तो आप देखेंगे कि जिन परिस्थितियों में समाजशास्त्र का विकास हुआ, उन्हीं परिस्थितियों में सामाजिक मानवशास्त्र का भी विकास हुआ है। दोनों के उद्भव और विकास की परिस्थितियां बहुत कुछ समान रही हैं। तो मजूमदार और मदान यही कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की उत्पत्ति के ऐतिहासिक कारण रहे हैं और इन ऐतिहासिक कारणों की वजह से इस विषय का उद्भव भी हुआ और इसका अध्ययन भी, हम आदिम समाजों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो जो औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में यूरोप में, तो इस औद्योगिक क्रांति के कारण अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं, वहाँ से कच्चा माल मिलता था और वहाँ पक्का माल बेचा जाता था। तो यूरोपीय जो देश थे उनको अपने बाज़ार के लिए कि जो कुछ भी वो उद्योगों के माध्यम से उत्पादन करते थे, उस उत्पादन को खपाना भी था, प्लस उसके लिए उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने नए नए देशों की खोज की। हमारा देश भी उसमें आता है, इंडिया। भारत की खोज अंग्रेज़ों ने जो की उपनिवेश बनाने के लिए, तो उसके पीछे मूल वजह उनकी यही थी कि वो अपने उनके वहाँ इंग्लैंड में बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनको यहाँ बेच सकें और यहाँ पर हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसको वहाँ ले जा करके और मुनाफा कमा सकें। और इस तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ और हमारे देश का जो हाल हुआ वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इस दृष्टि से ये व्यापार और उद्योग के कारण ये जो व्यापारी लोग थे, ये आदिम समाजों के संपर्क में आए और उनके लिए ये ज़रूरी था कि ये जो आज की तारीख में जिसको हम अविकसित देश कहते हैं या उपनिवेश जो थे अंग्रेज़ों के, यूरोपियंस के, तो उन उपनिवेशों, उन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए उनके लिए ज़रूरी था कि वे वहाँ की
सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझें। आप लोग अगर भारत के बारे में ही देखें तो पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास बाद में हुआ, सामाजिक मानवशास्त्र का विकास पहले हुआ। और जितने प्रारंभ के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के लिए काम किया वो सारे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या प्रशासक थे। समाजशास्त्र तो बहुत बाद में आया। तो पहले भारत के जो लोग थे वो भी, भारत के जो समाजशास्त्रियों में भी आप प्रारंभ के समाजशास्त्रियों को लें तो उनकी सारी स्टडीज़ जो हैं ज़्यादातर वो एंथ्रोपोलॉजिकल थी। तो अंग्रेज़ों ने भारत में समाजशास्त्र का विकास भी इन वजहों से ही किया कि वो यहाँ के समाज को समझना चाहते थे, यहाँ की संस्कृति को समझना चाहते थे, तभी वो घुसपैठ कर सकते थे या इस देश को अपना उपनिवेश बना सकते थे। तो ये ऐतिहासिक वजहें थी जिसके कारण आदिम समाजों का अध्ययन किया गया। दूसरा, अभी वर्तमान में हम लोग जो आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत, तो इसकी वजह ये है कि सैद्धांतिक वजह है कि ये जो समाज हैं ये बहुत प्रारंभिक स्तर में, इनका जो सामाजिक विकास का स्तर है वो बहुत प्रारंभिक है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि समाजों का विकास कैसे हुआ, समाजों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज जिन समाज में हम रह रहे हैं वो तो विकास के बहुत उच्च स्तर के हैं। जैसा सो कॉल्ड हम सब लोग मानते हैं कि हम तकनीकी और सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित हैं, तो हम बहुत अधिक विकास के उच्चतम स्तर पर हैं। और ये लोग जो आदिम समाज हैं, अब जहाँ जहाँ पर भी विश्व में आदिम समाज हैं तो वहाँ जाकर के ही हम देख सकते हैं कि समाजों के विकास के प्रारंभ में समाजों का स्वरूप कैसा रहा होगा। तो अगर हम समाजों की उत्पत्ति और उसके विकास के क्रम को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आदिम समाजों का अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। फिर अगर हम समाजों के विकास को समझना चाहते हैं तो ज़्यादातर जो समाजशास्त्र में भी और सामाजिक मानवशास्त्र में भी ये माना जाता है कि विकास का एक जो क्रम है उसमें सरलता से जटिलता की तरफ समाज का उद्विकास हुआ है। और इस बात को देखें हम तो हम ये मानते हैं कि हमारे सामने अभी जो आदिम समाज हैं वही सरल समाज के उदाहरण हैं। तो एक पूरी सरलता से जटिलता की तरफ समाज के विकास क्रम को समझना है, तब भी हमें हमारे लिए आदिम समाजों का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर एक जो बहुत ही विशिष्टता है आदिम समाजों की वो ये कि आदिम समाज जो हैं वो अभी भी बहुत सरल, सादा और स्वाभाविक जीवन जीते हैं। तो इस तरह की जो जीवन पद्धति है, सरल जीवन पद्धति, साधारण जीवन पद्धति, प्रकृति पर जुड़े हुए रहकर, प्रकृति के साथ जुड़े हुए रह कर के और जो जीवन जीना है, उस तरह की जो संस्कृति है, ऐसी जो जीवन शैली है, उसके उदाहरण हमें विश्व में बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे जो प्रकृति पर निर्भर और प्रकृति के साथ रहते हुए जीवन जीने वाले जो समुदाय हैं, उन समुदायों का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि यथार्थ और स्वाभाविक मूल्य क्या हैं, क्या होते हैं, वास्तव में जीवन में किस चीज़ का महत्व है। तो ये जो एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर भी हमें इन समाजों का अध्ययन करने से मिल जाता है। तो एक बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल होती है आदिम समाजों की। तो इनका सांस्कृतिक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ सामाजिक मानवशास्त्री के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भी हम इनका अध्ययन करके और बहुत कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जिनसे कि आधुनिक विकसित जटिल समाज जिसको बहुत पीछे छोड़ आए। इसके बाद एक बात और जो हमें प्रेरित करती है वो ये कि आज की स्थिति में अगर हम समाजों को देखें तो अभी जो पूरा विश्व है वो तीव्र गति से बदल रहा है और इस जो तीव्र गति से बदलाव की जो दशा है और दिशा है इसका प्रभाव आदिम समाजों पर भी पड़ा है। तो
पिछले आप कुछ वर्षों के आंकड़े देखें और आदिम समाजों की स्थिति देखें तो आप देखेंगे कि कई आदिम समुदाय और जनजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो गई हैं, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। भारत में ही आप देखें तो कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या दहाई में भी नहीं रही है, जिनके मतलब लोग जो हैं उस जनजाति के लोग, या तो कई जनजातियां तो विलुप्त हो गई, या कुछ में किसी में 8 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में 50 लोग हैं, बहुत ही कम जनसंख्या उनमें रह गई है। तो ऐसे जो समुदाय हैं जिनकी विशिष्टताएं, उनका जो विशिष्ट जीवन है, उनकी जो लिपि है, उनका रहन सहन है, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है, और इसी के कारण ये कहा जाता है कि अगर आज हमने आदिम समाजों का अध्ययन नहीं किया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विलुप्त हो जाएंगे या वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम दूसरी बात और देखें कि हम क्यों आदिम समाजों का अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, सामाजिक मानवशास्त्रियों का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो किसी भी आदिम समाज या जनजाति को एक सिस्टम मानते हुए, एक संपूर्णता मानते हुए, एक व्यवस्था मानते हुए अध्ययन करते हैं। और ये मानते हैं कि ये जो एक संपूर्णता है, एक समुदाय है, एक यूनिट के रूप में है, तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था है, ये संपूर्णता उसके कई अंग हैं, और वो जो अंग हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता के साथ किस तरह से उस सिस्टम को चलाते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, उसको गतिशील करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हमें अध्ययन करना है कि संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह से इंटीग्रेशन बनाए रखती है समाज में, कैसे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं समाज के, वो एक दूसरे के साथ संबद्ध रहते हैं और एक सिस्टम को बनाए रखते हैं, एक ऑर्डर बना रहता है समाज में। तो इसके लिए हमें आदिम समाजों का अध्ययन करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से आदिम समाजों का अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिससे हमें एकेडमिक तो इम्पोर्टेंस इसकी लगती है, साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी और व्यावहारिक दृष्टि से भी हमें समाज में, देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर सहायता मिलती है। तो इसलिए सामाजिक मानवशास्त्र में हम आदिम समाजों का या जनजातियों का अध्ययन करते हैं।